हेलो, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग लाइट का पार्ट 8 करने वाले हैं। हम लोगों ने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कर लिया है। आज ये पार्ट 8 है। आज हम लोग जो है रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द रिफ्रैक्शन आई वॉन्ट टू से यू समथिंग, मतलब कुछ कहना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि आप लोगों का एक पार्ट जो है छूट गया है, और पार्ट नहीं छूटा है, मतलब एक क्वेश्चन टाइप में है, वो छूट गया है। उसको आइडेंटिफाई करने के तरीके होते हैं कि कौन सा प्लेन मिरर है, कौन सा कनकेव मिरर है और कौन सा कन्वेक्स मिरर है ना। अगर ये आइडेंटिफाई करना है विथआउट टचिंग दैम, है ना, बिना छुए अगर हमें बताना है तो हम कैसे बता पाएंगे, है ना, वो मैं बता देता हूँ कैसे बता पाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि how to distinguish the mirror how to distinguish between the mirrors without touching them, है ना। ये हमारे पास जो है टॉपिक है। तो मैं पहले कह दूं, अगर मुझे प्लेन मिरर, जैसे हमारे पास मिरर कौन कौन से हैं, प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, मतलब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो देखिए प्लेन मिरर क्या करता है, प्लेन मिरर बिना छुए कैसे पता कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट रखिए उसके सामने और सेम साइज का इमेज अगर दे देता है तो क्या है, वो प्लेन मिरर है। it gives the same size, it gives the same size object। कौन, प्लेन मिरर, it gives the same size, it gives the same size object, it gives the same size image of object। ठीक है। और बात करें कनकेव मिरर को आइडेंटिफाई अगर करना है कि कनकेव मिरर को अगर आइडेंटिफाई करना है कि कनकेव मिरर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हमेशा याद रखें इट गिव्स मैग्नीफाइड इमेजेस, इट गिव्स मैग्नीफाइड इमेजेस। मैग्नीफाइड मतलब इनलार्ज, बड़ा इमेज देता है। ठीक है। और कन्वेक्स मिरर को अगर आइडेंटिफाई करना है तो विथआउट टचिंग देम बता रहा हूं। देखिए केसेस तो सभी में बनते हैं, ये भी छोटा इमेज देता है कनकेव मिरर भी, लेकिन एक ये क्या है, एक एज ए आइडियल मान रहे कि ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक मिनट। कन्वेक्स मिरर, लेट्स मूव टू द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या करेगा, इट गिव्स डिमिनिश्ड इमेज, इट गिव्स डिमिनिश्ड इमेज। अगर इसके सामने क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो ये क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को बहुत छोटा दिखाएगा, है ना। तो ये तीन जो है हमारे पास तीन मिरर है ना, और तीनों मिरर को बिना छुए विथआउट टचिंग देम इफ वी वांट टू डिस्टिंग्विश, है ना, हमें उनको क्या करना है, पहचानना है कि कौन कौन सा मिरर है। बस एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट लेके आइए, अगर वो सेम साइज का ऑब्जेक्ट दे दे तो प्लेन मिरर है, बड़ा उसी ऑब्जेक्ट के साइज का बड़ा इमेज देते तो कनकेव मिरर है, अगर बड़ा जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा इमेज देते तो क्या है, हमारे पास कन्वेक्स मिरर। अब कहाँ रखते हैं वो भी डिपेंड करता है ना, तो उस हिसाब से हमें क्या करना है, वहाँ रखना है। तो ये हमारे पास जो है वो हो गया, जो मैं बताना चाहता था वो मैं बता दिया। अब हम लोग मूव करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। इसके बाद रिफ्रैक्शन के बाद हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th बोर्ड एंड 12th। तो अगर कहीं क्वेश्चन पूछेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही पूछेगा, क्योंकि वही थोड़ा सा टफ पार्ट है, बाकी तो हम लोगों ने उड़ा ही दिया है। ठीक है, उसको भी उड़ा देंगे, टेंशन ना लीजिए। तो चलिए आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे, है ना। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली होता क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहले तो हम लोग इसका डेफिनेशन देखेंगे। देखिए जब क्या होता है एक्चुअली रिफ्रैक्शन, जब भी एक लाइट रेज, है ना, अगर कोई लाइट रेज जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है, तो लाइट रे क्या हो जाता है, थोड़ा सा टू सम एक्सटेंट बैंड हो जाता है। क्या होता है, बैंड हो जाता है पास करके, है ना। उल्टा बैंड नहीं हो जाता, पीछे बैंड नहीं होता है, वो क्या करता है, मिरर को पास मतलब लेंस को या ग्लास स्लैब हो सकता है, पास कर सकता है ना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो क्या करेगा वो, मतलब मीडियम को पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाना होगा तो दूसरे मीडियम में पास कर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है एक्चुअली में। अगर मैं एक आपको एग्जांपल देके बताऊं, सपोज कि ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब का ही एग्जांपल लेके मैं बता सकता हूं, क्योंकि
दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव यू। मेरे पास ग्लास है, तो देखिए एयर एक, पहली बात तो मीडियम क्या होता है ना, मीडियम क्या होता है, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास एयर है ना, हमारे एनवायरनमेंट में क्या है, एयर है, तो ये एक मीडियम हो गया, ये पूरा एयर हमारे लिए एक मीडियम है। अब एयर अलग मीडियम हो गया, ग्लास लेके आइएगा ना, ग्लास, इस बहुत बड़े एयर में अगर एक छोटा सा ग्लास लेके आइएगा तो एयर के कंपेयर में ग्लास भी एक मीडियम हो गया। वाटर जो होता है वो भी एक मीडियम है ना, तो ऐसे अलग अलग मीडियम हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो वही चीज़ कहना है मुझे। अगर मैं कहूँ कि एक लाइट रेस क्या है, अगर हमारे पास एक लाइट रेस एक अलग मीडियम से, एयर मीडियम है और ये ग्लास मीडियम है, ये क्या है, ग्लास है ना, मतलब एयर है, ये ग्लास है, तो दोनों अलग अलग मीडियम है कि नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होता है या पास होता है तो क्या करता है, मतलब समझ लो ये हमारे लिए नॉर्मल का काम करेगा, ये वाला लाइन, तो क्या करेगा, हल्का सा बेंड हो जाता है, और फिर यहाँ पे ये नॉर्मल की, अब देखो, अब एयर से जब ग्लास में आया तो एयर और ग्लास एक अलग अलग मीडियम, जब ग्लास से एयर में आएगा तभी भी तो एक अलग अलग मीडियम है जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऐसे पास कर जाएगा, मतलब सीधा सीधा वो एयर से ग्लास में आया, ग्लास से एयर में आया। तो देखिए एयर से ग्लास में आया तो थोड़ा सा बेंड हुआ, टूवर्ड्स द नॉर्मल हुआ है, ये नॉर्मल की तरफ हुआ है, और जब ग्लास से एयर में गया है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ है। ये भी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है ना, तो ऐसा केस है हमारे पास, तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो अब मैं डेफिनेशन लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when it goes from one medium to another obliquely मतलब इंक्लाइंड तरीके से ही जाना चाहिए, अगर इंक्लाइंड नहीं जाता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर लाइट रेज, इफ लाइट रेज डज नॉट पासेस from one medium to another medium in obliquely manner, then what will happen, the refraction will not take place। समझ में आ रहा है। तो ये बात है, लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, फिर ये एयर वाला मीडियम आ गया, तो देखिए यहाँ भी बेंड हुआ है, यहाँ बेंड हुआ है। अगर इसका इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ देखा जाए तो ये पाथ है कि नहीं, यहाँ पे कुछ आता सीधा लाइन, तो इस तरह से होता है, तो आप सबको ध्यान रखना है। अगर मैं डेफिनेशन अब लिखना चाहूँ रिफ्रैक्शन का, तो मैं लिख सकता हूँ कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। चलिए आप लोग भी लिखना शुरू कर दें, ठीक है, बच्चे हिंदुस्तान के, हरकतें पाकिस्तान के, ठीक है। लेट्स मूव। रिफ्रैक्शन क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज when it goes from one medium to another obliquely मतलब inclined, ऐसा टेढ़ा जाएगा तभी होगा रिफ्रैक्शन, obliquely। the bending of light rays when it goes from one medium to another obliquely is called या is known as, is called refraction of light, is called refraction of light। यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, ध्यान रखिएगा। जब भी लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो रिफ्रैक्शन होता है, मैंने एग्जाम्पल के तहत पे यहाँ बता भी दिया है। इसके लिए नॉर्मल ये N1 लिख लीजिएगा, ये N2, ठीक है। अब हम लोग बात करें कि सर ये जो हमारे पास रिफ्रैक्शन होता है वो मतलब कैसे होता है, क्यों होता है। अगर बात किया जाए तो क्या कह सकते हो तुम लोग कि सर ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है हमारे पास। तो हम लोग पहली बात तो ये कहें कि पहली बात तुम लोग ये देखो कि ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो बीच में कहीं नहीं हो रहा है क्या, ग्लास स्लैब के बीच में नहीं हो रहा है, बट सिर्फ बाउंड्री पे हो रहा है। जब एंट्री कर रहा है वहाँ हुआ है और जहाँ से बाहर गया है वहाँ रिफ्रैक्शन हुआ है, मतलब बेंड हुआ है। तो इससे एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री ऑफ द मीडियम, है ना, या द बेंडिंग ऑफ लाइट takes place at the boundary of medium,
एट द बाउंड्री ऑफ मीडियम। कह सकते हैं ना कि द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री ऑफ मीडियम, ये स्टेटमेंट मैं तो दे ही सकता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द बाउंड्री ऑफ मीडियम, ठीक है, ये स्टेटमेंट है हमारा हम लोग का। अब मैं कहूँ कि सर ये जो हमारे पास रिफ्रैक्शन होता है वो होता ही क्यों है सर? अगर आप लोग मुझसे पूछेंगे कि सर ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है, तो मैं बताऊँ रिफ्रैक्शन क्यों होता है। क्योंकि जो लाइट, हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट है एयर में, वो हमें पता है 3 × 10⁸ है ना। एज कंपेयर टू एयर, अगर एयर से ग्लास में अगर लाइट की जो स्पीड है अगर वो कंपेयर किया जाए तो एयर में तो 3 × 10⁸ है, लेकिन ग्लास में कितना है 2 × 10⁸ है ना। तो स्पीड में क्या कर जाता है, डिफर कर जाता है। स्पीड जो है, लाइट की जो स्पीड है वो मीडियम में डिफर कर जाता है, और ये स्पीड का डिफरेंस ही क्या करता है, रिफ्रैक्शन को पैदा करता है। मैं बता रहा हूँ कैसे, देखिए। उसके पहले मैं 1-2 टर्म और बता देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए। मैं कहूँगा कि यहाँ पे भी इंसिडेंट रे होता है, और देखिए ये जो हमारे पास आया है ना एयर से ग्लास में, ये इंसिडेंट रे है, और ये क्या है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और जो बाहर निकल के गया है वो उसको हम लोग एमर्जेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? एमर्जेंट रे कहते हैं। ये हम लोग का ग्लास स्लैब है, याद रखिएगा, ग्लास स्लैब, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन जो होता है वो ग्लास स्लैब मतलब जो लेंस की तरह बिहेव करता है उसी में होगा। मिरर में रिफ्रैक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिरर में क्या होता है, लाइट पास ही नहीं करती है, लाइट रिफ्रैक्ट कर जाती है, वापस चली जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं कहूँगा अगर एक और चीज़ मुझे कहना होगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये इंसिडेंट रे है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये एंगल ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। कैसे? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, द इंसिडेंट रे मेक्स एंगल विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। The angle made by the incident ray, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। विद नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, याद रखना है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जहाँ पे लाइट रेज़ आके टकराती हैं। देखो यहाँ पे ये द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये है। तो द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर बात करें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की तो क्या कह सकते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कह सकते हैं, द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे, द एंगल मेड बाय द रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, at the point of incidence is known as angle of refraction, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ एमर्जेंट हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, है ना। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ये दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, याद रखिएगा। अगर मैं कहूँ जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल R के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा, ये बहुत ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रहा है? वहाँ पे तो ये लॉ था कि होना ही होना है, लेकिन यहाँ पे एज सच बहुत ज़रूरी नहीं है, नहीं भी होता है, कभी कभार हो सकता है, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ कि हियर इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हियर यूजुअली द एंगल ऑफ इंसिडेंस is
इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये स्टेटमेंट था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर नहीं होता, मतलब एंगल I इज नॉट इक्वल्स टू एंगल R के बराबर यहाँ पे। लेकिन रिफ्लेक्शन में तो ये लॉग ही था, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने बता दिया है। थोड़ा सा स्पेस कम है तो हमें रफ करना पड़ेगा, और मैं बताऊँगा फिर रिफ्रैक्शन होता क्यों है। अक्सर हम लोग बस थ्योरी पार्ट पढ़ के निकल लेते हैं कि सर ये रिफ्रैक्शन होता है तो होता है, बस बात खत्म। क्यों होता है आज हम लोग उसकी बात करेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए मैं नया डस्टर लेके आया हूँ, ठीक है। चलिए रफ कर दूँ। स्क्रीनशॉट आप एक बार ले ले या नोट्स के तौर पे इसको लिख ले अपने नोटबुक में, बहुत हेल्पफुल होगा 10th बोर्ड के लिए। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, मैं बता रहा हूँ। दिस इज सफिशिएंट फॉर योर बोर्ड्स, सो डोंट वरी। लेट्स रफ दिस। मुझे ऐसा लगता है डस्टर उसने मुझे आड़ा टेढ़ा दे दिया है ना। डस्टर भी खुद ही रिफ्रैक्ट हो गया है। चलिए अगर मैं कहूँ कि कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर हम लोग बात करें कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन को थोड़ा इज्जत दे देते हैं, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन एक्चुअली में होता ही क्यों है ना, होता ही क्यों है, रिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो मैं यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, ड्यू टू द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ड्यू टू द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट in medium, due to the difference in speed of light in different medium, in different media लिख सकते हो, in different media रिफ्रैक्शन होता क्यों, क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया, ड्यू टू द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। कह सकते हैं मतलब कि अलग अलग मीडियम में जो लाइट का स्पीड होता है वो अलग अलग होता है, और इसलिए रिफ्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हमारे पास एयर, मैं अगर कहूँ तो एयर में जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो सभी को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 1 मिनट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास एयर में है। अगर मैं वहीं पे ग्लास में बात करूँगा, ग्लास में अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करूंगा तो ये कम हो जाता है, वो बहुत कम, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप लोग देख रहे हैं, है ना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एयर और ग्लास के बाद अगर वाटर में बात किया जाए तो इन दोनों के बीच में रहता है ना, 2.25 कुछ होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर का भी अगर लिख ले, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कर रहा हूँ बहुत सही हूँ, लेकिन हो सकता है यही है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है ये अलग, मैं कह रहा हूँ ना कि ये एयर एक अलग मीडियम है, मीडियम 1 है ना। सपोज दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज मीडियम 3, है ना। तो मैं कह रहा हूँ कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड ऑफ लाइट होता है, और इसी वजह से रिफ्रैक्शन होता है। कैसे होता है मैं वो भी बताऊंगा कैसे होता है। ये तो कॉजेस थे रिफ्रैक्शन के। तो मैं कहूँगा कि वाई देयर इज ए रिफ्रैक्शन इन मीडियम ड्यू टू द चेंज इन स्पीड, वाई देयर इज ए चेंज इन स्पीड, है ना। देखिए क्यों होता है चेंज, स्पीड में चेंज क्यों आ जाता है। मैं इसको रफ कर दूं या नीचे ही, चलो एडजस्ट कर लेते हैं नीचे ही। थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिखूंगा तो बोर्ड का स्पेस बचा रहेगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं why there is a change in speed of light in different medium, why there is a change in speed of light in different medium। क्यों ऐसा बदलाव होता है। तो देखिए ये नेचुरल है, बदलाव होता है, और मैं बता देता हूँ कैसे होता है। देखिए
अगर मैं बात करूं, सपोज मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, देखिए ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, क्या है, ग्लास स्लैब है, ये मेरे पास क्या है, ग्लास स्लैब है। तो ये मेरे पास अगर ग्लास स्लैब है PQRS है ना, चलो मेज़र नहीं करते हैं, थोड़ा सा हौश-पौश हो जाएगा, गंदा दिखेगा है ना, और गंदगी हमें पसंद नहीं, गंदगी पसंद नहीं ना। एक डायलॉग मैं सुना था, क्या था, मेरे को बहुत मतलब अंदर से हंसी आया। वो डायलॉग कुछ ऐसा था कि मेरे जितना कमीना तो हो जाओगे, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा ही कुछ था कि मेरे जितना कमीना तो हो जाओगे, लेकिन मेरे जितना हरामीपना कहाँ से लाओगे, माफ़ कीजिएगा। चलिए इधर आइए। हाँ, तो हम लोग क्या क्या कह रहे थे कि वाई देयर इज ए चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। चलिए क्यों ऐसा बदलाव होता है, देखिए क्या होता है कि जब बीम ऑफ लाइट रेज क्या होती है, जब हमारे ग्लास स्लैब, देखिए हम, मैं यहाँ पे रे ऑफ लाइट रेज का एग्जांपल नहीं दूंगा, बीम ऑफ लाइट रेज का एग्जांपल दूंगा, है ना। इसको हम लोग एज अ वेव थ्योरी के माध्यम से समझते हैं ना। समझिए कि यहाँ पे हम लोग लाइट को एज अ वेव ट्रीट कर रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है वेव ही ट्रीट कर रहे हैं, है ना। तो वेव थ्योरी को लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को बता रहे हैं। कैसे, मैं कहूँगा कि बहुत सारा लाइट का रेज मेरे पास आया, स्पेस ही तो कम पड़ जाता है। मैं कहूँगा मेरे पास बहुत सारा क्या आया, बीम ऑफ लाइट आया, है ना, मेरे पास बीम ऑफ लाइट आया, तो मैं कहूँगा कि कुछ इस तरह से आएगा, ये आया। अरे यार, ड्राइंग कब कैसे सुधारा जा सकता है, कोई बताएगा, इतना गंदा कैसे है। ये आया, ओके, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, है ना, ये आया, ठीक है। तो ये लाइट ऑफ रेज आई मेरे पास, ठीक है। चलो ये लाइट ऑफ रेज आई, देख रहे हो तुम लोग, है ना, मतलब बीम ऑफ लाइट आया, और मैं कहूँगा कि ये क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। तो चलो रिफ्रैक्ट होगा तो होगा, मैं कहूँगा कि ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और फिर क्या करेगा, फिर ये ऐसे निकल जाएगा, ये यहाँ, ये यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये यहाँ, स्ट्रेट लाइन में जाएगा, याद रखना, है ना, ये यहाँ और ये यहाँ, ये एक दूसरे से टकराता नहीं है, स्ट्रेट लाइन में निकल जाता है, ये याद रखिएगा। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आप लोग कि ऐसा होता है, ठीक है। तो ये लाइट रेज आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये पास करते हुए, 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 है ना, चला गया। तो देखिए इसका एग्जाम्पल के तौर पे कैसे समझेंगे, क्या होता है कि ये हमारे पास मीडियम 1 है ना, ये हमारे पास क्या है, मीडियम 1 है, ये हमारे पास मीडियम 2 है, मतलब ये हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब है, और ये मेरे पास एयर है, फिर मेरे पास मीडियम 1 एयर आ गया। मैं कह रहा हूँ जब क्या होता है, जब बीम ऑफ लाइट देखिए जब गिरती है ना, जब बीम ऑफ लाइट गिरती है तो लेफ्ट साइड का देखिए क्या होता है, लेफ्ट साइड में क्या होता है, जब देखिए कोई भी चीज़ अगर ऐसे है, ग्लास स्लैब ऐसे है, अगर ऐसे गिरेगी तो सबसे जो पहला पार्ट, अगर इस पार्ट का सबसे पहले जो पार्ट गिरेगा वो लेफ्ट साइड का ही तो गिरेगा, क्योंकि इसकी लाइट रेज, इसका साइज क्या है, इसके तरफ झुका हुआ है, तो सबसे पहले यही तो टच करेगा। अगर अर्थ के तरफ भी हम लोग अगर गिरा के देखें तो अगर मैं ऐसा कोई एक इंक्लाइन प्लेन लेता हूं तो सबसे पहले कौन गिरता है ना, साइड वाला ही तो गिरता है। तो उस तरह से याद करना है। अगर मैं कहूं कि सबसे पहले लाइट रेज को हिट कौन करेगा, यहाँ पे इतने सारे बीम ऑफ लाइट में अगर एक लाइट रे लेता हूं तो सबसे पहले लाइट ऑफ रेड ये लेफ्ट साइड वाला हिट करेगा, यहाँ पे हिट करेगा, और सबसे लास्ट में ये हिट करेगा, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले ये हिट करता है, तो क्या होता है, एक साथ ये हिट नहीं कर पाता है ग्लास स्लैब को। अगर एक साथ हिट कर जाता ग्लास स्लैब को तो रिफ्रैक्शन नहीं होता, लेकिन अलग अलग समय पे हिट करता है। सबसे पहले ये हिट करेगा, उसके बाद ये, और सबसे लास्ट में ये हिट करता है। टाइम बहुत कम होता है लेकिन उतने समय में ही बेंड हो जाता है। देखिए कैसे, जब ये हिट करता है ना तो क्या होता है कि यहाँ पे इसकी स्पीड जो है बदल जाती है, लेकिन इसकी स्पीड तो अभी बराबर ही है, मतलब ज़्यादा ही है इन सबकी स्पीड तो एज कम्पेयर टू यहाँ के लाइट ऑफ रेज की। तो इसीलिए यहाँ पे इसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, बदल जाती है। और जब ये मीडियम दूसरे मीडियम में जाता है तो इसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है, लेकिन इनके लाइट ऑफ रेज के मुकाबले तो ज़्यादा ही है, क्योंकि ये सबसे पहले हिट किया और जल्दी भाग रहा है। और यही कारण होता है कि जब ये लाइट ऑफ रेज क्या करती है, ग्लास स्लैब को हिट करती है, और लेफ्ट साइड वाला पार्ट पहले हिट करती है, राइट साइड वाला पार्ट बाद में हिट करती है। और यही कारण होता है कि यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है स्पीड में, और स्पीड में डिफरेंस आने के कारण क्या हो जाता है, लाइट रेज बेंड हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है, मैं इस पर और ज़्यादा
स्टेटमेंट दे भी नहीं सकता। मैं जो बता रहा हूँ वो सफिशिएंट है ना, इससे ज़्यादा कोई बता भी नहीं सकता। बता सकता है, ऐसा बता नहीं सकता, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दिया मैंने। चलो बता सकता है, क्यों नहीं बता सकता, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये ऐसा हुआ। तो मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट वाला पार्ट जो है ना, वेव, अगर मैं कहूँ कि वेव लाइट का जो लेफ्ट वाला मतलब पार्ट है वो पहले गिरा, राइट वाला बाद में गिरा, इसीलिए जो स्पीड में क्या हुआ, बदलाव हुआ, और स्पीड में बदलाव होने के कारण लाइट रेस बेंड हो गई। और वो केस भी यहाँ पे हुआ। सबसे पहले लाइट रेस कौन पहुंच जाएगी यहाँ पे, लेफ्ट वाला, तो लेफ्ट वाला सबसे पहले तो बेंड होगा ना, और एयर के मीडियम में जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीड लेफ्ट वाला एक्वायर कर लेगा, इसीलिए यहाँ पे भी स्पीड का चेंज हो गया, मतलब लोचा हो गया। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी जब स्पीड का लोचा हुआ तो यहाँ पे भी लाइट बेंड हो जाती है ना। और ये नेचर है कि जब जब रेयरर मीडियम से, रेयरर मतलब खाली खाली मीडियम, तो एयर हो गया, ये डेंसर हो गया, भरा भरा मीडियम। जब खाली खाली मीडियम से लाइट रेस भरे भरे मीडियम में जाती है तो नॉर्मल के तरफ झुकती है। ये नॉर्मल अगर खींचा जाए तो नॉर्मल की तरफ झुकी है, और जब डेंसर से रेयर की तरफ जाती है तो नॉर्मल से बाहर झुकती है, मतलब नॉर्मल से दूर झुकती है, और वो आप बाकायदा यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉजेस होता है। अगर इस पे एक दो स्टेटमेंट अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, बताइए मैं क्या लिख सकता हूँ। रिफ्रैक्शन क्यों होता है, इसलिए होता है, याद रखिएगा। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगा, बट मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट है क्लास 10th, क्लास 12th के लेवल पे भी, ठीक है। तो डोंट वरी फॉर दैट पर्पज। तो इसमें मैं स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूँ, मुझे कोई बताएगा कि सर आप ये स्टेटमेंट लिख देते तो बहुत बढ़िया होता। बताओ बताओ बताओ, कोई बता दो। यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग लिख लेंगे, स्पीड ऑफ लाइट वेव्स, स्पीड ऑफ लाइट वेव, स्पीड ऑफ लाइट वेव, स्पीड ऑफ लाइट वेव ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बीम, या लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ लाइट वेव ऑफ ए बीम ऑफ लाइट, ऑफ अ बीम ऑफ लाइट, of a beam of light changes a little before, changes a little before, changes a little before, है ना, थोड़ा सा पहले जो है चेंज हो गया। स्पीड ऑफ लाइट वेव ऑफ ए बीम ऑफ लाइट, ऑफ ए बीम ऑफ लाइट changes a little before, then the changes a little before the change, speed of light changes in the beam of light changes a little before on the left side, on the left side, on the left side, then the change on the left side, on the left side the change, क्या लिखें, स्पीड ऑफ लाइट वेव ऑफ ए बीम ऑफ लाइट changes a little before on the left side as compared to the right side, as compared to the right side of beam of light, right side of beam of light। तो ये एक जो है स्टेटमेंट है, आप लोग लिख सकते हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं है, मतलब पूछता ही नहीं है तो बात ही खत्म, है ना। बट एज अ जनरल हमें ये पता होना चाहिए, देखिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यार। बातें बोर्ड और जेई और नीट और एडवांस की नहीं है, बातें हैं कि कंसेप्ट क्या कहता है वो क्लियर होना चाहिए। अगर मैं 10th के लेवल पे अपने कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ तो 12th के लेवल पे अपने न्यूमेरिकल्स को बिल्डअप कर पा रहा हूँ, और 12th के बाद आईआईटी के लिए जब अपियर होऊंगा तो क्रैक कर सकता हूँ, है ना। तो ये धारणा होनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। तो स्पीड ऑफ लेफ्ट साइड एज कम्पेयर टू द राइट साइड ऑफ बीम ऑफ लाइट। तो ये एक और मैं बातें लिख दूँ तो मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट को और ताकत मिल जाएगी। मैं लिख सकता हूँ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर, फास्टर इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर एज कंपेयर टू अदर मीडियम, एज कंपेयर टू अदर मीडियम। या लिख सकते हो इट ट्रेवल फास्टर इन एयर देन ग्लास, मीडियम अलग है, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है।
तो इसके वजह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। आप लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब मैं बार बार रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम कह रहा हूँ, तो वो भी क्लियर कर देता हूँ कि रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर। एक थोड़ा रिकॉर्डिंग चालू है ना अपना, वरना ऐसे होता है कि मैं पढ़ाते जाता हूँ और पता चलता है कि रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया। बहुत लोग चाहे तो आप लोग एज ए स्टेटमेंट ये नोटबुक में लिख लें, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हमने कॉजेज जान लिया है रिफ्रैक्शन का। अब मैं रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम बता रहा हूँ थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग इस क्लास में तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा धीरे चलती हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग बिलीव करते हैं कि लिखने से ज़्यादा ज़रूरी समझना है ना। इस बिलीफ पे हम लोग काम करते हैं। उसको रहने देता हूँ, खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है। आइए, हाँ, तो मैं कह रहा था कि रेयरर मीडियम क्या होता है। रेयरर मीडियम है ना। मैं कहूँगा रेयरर मीडियम क्या होता है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ। ये कैसे फंस गया, एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, रेयरर मीडियम को क्या कह सकता हूँ, याद बता दो फटाफट बता दो। रेयरर मीडियम को हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर मीडियम in which speed of light is more, a medium in which speed of light is more is known as rarer medium। लिख लेना। और डेंसर मीडियम की अगर बात करूँ तो ये रेयरर मीडियम हो गया। डेंसर मीडियम की अगर हम लोग बात करें तो डेंसर मीडियम तो क्या हो जाएगा, अगर मैं कहूँ तो ए मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इज नोन एज डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। अब मैं एक और बात लिख दूं, मैंने ये तो समझा ही दिया। व्हेन लाइट रेज ट्रेवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखिए कैसे, एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ। व्हेन लाइट रेज, मैं बाकायदा दिखा भी दूंगा। व्हेन लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर मीडियम टू denser medium it bends towards the normal। कहने का मतलब ये हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब है। थोड़ा छोटा बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब। मैं कह रहा हूँ कि ये लाइट रेज आया, ड्राइंग, ये लाइट रेज आया और ये लाइट रेज कुछ इस तरह तो नहीं जाएगा बाबू मेरे। ये लाइट रेज आया, ओहो क्या होगा मेरा, है ना। ये लाइट रेज आया, नहीं आया, लाइट रेज नहीं आएगा आज। ये लाइट रेज आया, ओके, टेढ़ा आया, फिर भी ये लाइट रेज आया, ओके। और क्या हुआ कि कुछ इस तरह से गया और फिर इस तरह चला गया। तो मैं कह रहा हूँ ये लाइट रेज आया और इस तरह से गया। मैं कह रहा हूँ कि इसके लिए ये नॉर्मल का बिहेवियर ये रहा होगा और इसके लिए नॉर्मल का बिहेवियर ये रहा होगा। तो देखो मैं बता दूँ ना कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखो ये नॉर्मल की तरफ यहाँ पे मूव किया है कि नहीं, रेयरर से। जब ये हमारे पास रेयरर मीडियम है ना, ये मेरे पास डेंसर है, फिर ये मेरे पास रेयरर है। तो मैं कह रहा हूँ जब रेयरर मीडियम से लाइट रेज आया डेंसर की तरफ, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल किया गया, मतलब इधर आया है, इधर की तरफ आया है ना। और जब डेंसर से रेयरर में गया है तो तब इधर की तरफ मुड़ गया है। तो यही चीज़ मैं तो बताना चाहता हूँ। और दूसरा स्टेटमेंट भी लिखूँ क्या कि मैंने लाइट रेज ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। दूसरे केस में बस इतना लिख दे रहा हूँ, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल को थोड़ा इज्जत दे देते हैं, कैपिटल नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये दो केस था, आप लोग बिल्कुल याद रखना। चलिए अब एक और बात मैं बता ही देता हूँ, जब इतना बता रहा हूँ तो, है ना, दिल खुश मिजाज है।
मैं कहूँ जैसे हम लोग मिरर में देख रहे थे, हम लोग मिरर में क्या देख रहे थे कि लाइट रेज अगर परपेंडिकुलरली पड़ता है तो अपने पाथ को रिट्रेस कर लेता है। तो सर क्या रिफ्रैक्शन में भी ऐसा कोई केस होता है क्या सर? अगर सीधा गिरा दे तो सर, ग्लास स्लैब पे अगर सीधा लाइट रेज गिरा दे तो रिफ्रैक्शन होगा क्या सर? होगा? नहीं होगा। देखो कैसे रिफ्रैक्शन होगा, या किसी एंगल से मतलब बेंड करेगा? नहीं करेगा, वो सीधे पास कर जाता है। देखो क्या होता है, सपोज मेरे पास ये ग्लास स्लैब है, ये क्या है मेरे पास, ये ग्लास स्लैब है। सपोज ये मेरे पास ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट है ना, व्हेन ए लाइट रे इंसिडेंट, व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली, व्हेन द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली टू द ग्लास स्लैब, है ना, देन व्हाट हैपेंड, इट पासेस स्ट्रेट, वो सीधा चला जाता है। वो क्या करता है, सीधा पास होके चला जाता है, किसी भी एंगल पे बैंड नहीं होता, याद रखना, है ना। तो ये स्टेटमेंट लिख दूं क्या मैं, व्हेन लाइट रेज फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली when light rays falls normally or perpendicularly, then it goes in a straight, it passes from the glass slab, it passes from the glass and goes in a straight line, and goes in a straight line, and goes in a straight line without bending, and goes in a straight line without बेंडिंग। या ये भी कह सकते हो, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है ये भी लिख सकते हो कि व्हेन लाइट रेज फॉल्स नॉर्मली और परपेंडिकुलरली इट डज नॉट बेंड, इट गोज इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इतना कुछ तुम लोग जो है यहाँ पे लिख सकते हो। आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे, और इतना कुछ हमने पढ़ लिया है। ठीक है, मुझे लगता है कि लेक्चर आप लोग का थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गई होंगी। आप लोग समझ सकते हैं कि घर है, तो ठीक है आप लोग पढ़िए, और थैंक यू सो मच एवरीवन। आप अपना सब ध्यान रखिएगा।